नाज़रीन, फलस्तीन जंग का दायरा कार वसी हो चुका है और अब बहरी कज़ाक समुद्र में उतर गए हैं और मगरबी जहाज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया गया है और उन अरब मुल्कों के जहाज़ों को भी पकड़ा जा रहा है जो सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं इसराइल के लिए और मगरब के लिए। तो मगरब के खिलाफ अब एक नया महाज खुल चुका है और इससे वेस्ट किस तरह से लड़ेगा, इसराइल किस तरह से लड़ेगा, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो ये बड़ी खबर जो सामने आई है कि बहरी कज़ाकों ने अब जहाज पकड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये हैरान को तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, आज थोड़ा सा अफ्रीका में जो ग्रेट गेम जारी है जिसका बराह रास्त ताल्लुक गजा जंग से बन रहा है, जहां की मैन पावर को गजा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां की मैन पावर को यमन जंग में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और अब मजीद अरबों डॉलर अमेरिका ने अफ्रीका के लिए मुख्तस कर दिए हैं। तो वो जो वहां पर ग्रेट गेम चल रही है उसका गजा के साथ क्या ताल्लुक है वो भी आज कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा से खबरें आ रही हैं कि वहां पर स्पेशल फोर्स को निशाना बनाया गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेबनान बॉर्डर से कुछ खबरें हैं, वहां पर जो इकोनॉमिक लॉस इसराइल का हो रहा है और जंग चलाना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक जहाज पकड़ा गया है बहरी कज़ाकों की जानिब से जिसने खलबली मचा दी है और बहरी कज़ाकों की चूंकि हिस्ट्री बहुत खतरनाक रही है और बड़ी मुश्किल से दुनिया ने इन बहरी कज़ाकों पर कंट्रोल हासिल किया है। आगे चलकर मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं, लेकिन यह सबसे खतरनाक पहलू है। यह एक ऐसा पहलू है जिससे लड़ा नहीं जा सकता। तो हम अगर आप पिछला 1-1.5 महीना 2 महीने उठाकर देख लें, जब से ये यमन वाला मामला चला है, तो हम बार बार ये आपको अपडेट कर रहे थे कि जो इधर वाला मामला है ना, अफ्रीका वाला मामला और बहरी कज़ाकों वाला मामला, ये बहुत खतरनाक है। और जब जंग आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि बहरी कज़ाक भी समंदर में उतरेंगे। और वैसे भी मिसाल के तौर पर सोमालिया है, साथ जबूती है और ये बाकी, मतलब ये भी तो इस्लामिक मुल्क है, वहां पर भी तो लोगों की जज्बात है, वहां पर भी तो एक रिजेंटमेंट है वो कि वो अपनी जंगों में मसरूफ है। सूडान में बड़ी जंगें चल रही है, सोमालिया में, तो वो अपने जंगों में इस वक्त मसरूफ है, लेकिन फिर भी उनका एफिलिएशन तो इस जंग के साथ है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तो बहरी कज़ाक आएंगे, फिर इन मुल्कों के जो लोग हैं वो भी अपना इसमें किरदार अदा करेंगे। सो अब नाज़रीन एक बड़ा वाक़या पेश आया है। तो एक जहाज को नाज़रीन पकड़ा गया है और ये जहाज कहां से कहां जा रहा था और कहां पर इसको पकड़ा गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नाज़रीन, ये जहाज मोज़ाम्बिक से यूएई की तरफ जा रहा था। अब मोज़ाम्बिक जो है ये साउथ अफ्रीका के साथ, मोज़ाम्बिक कंट्री है अफ्रीका का, यहां से ये जा रहा था यूएई की तरफ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जहाज था। ये जनाब इसमें 55,000 टन ऑफ कोल था जो कि यूएई की तरफ जा रहा था। और इसका जनूबी एशिया से क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से क्या ताल्लुक है, और आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि अब जंग इधर भी आ रही है। तो ये नाज़रीन जो जहाज है ये बांग्लादेश का जहाज था। इस पर बांग्लादेश की जो कंपनी है ये उसकी ऑनरशिप में था और इस पर बांग्लादेशी का झंडा लगा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो बात करने का मकसद यह है कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हुई है इस जंग को रोकने में, तो इसकी जो तबाही है वो बिला तफरीक सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर आएगी, सब पर आएगी। फिर वो ये नहीं है कि ये जी इस्लामी मुल्क है, ये फलाना मुल्क है, ये फलाना है, तो ये नहीं, ये जो तबाही है इसके फिर असरात सारी दुनिया पर बिला तफरीक आने वाले, क्योंकि सारी दुनिया ही फेल हुई है। चाहे कोई इस्लामी मुल्क था, और इस्लामी मुल्क तो ज्यादा फेल हुए हैं। 57 इस्लामी मुल्क इतनी अपनी वक़्त शो नहीं कर सके, इतनी अपनी जो है ना ताकत शो नहीं कर सके कि वो जंग बंदी करवा दें। देखिए फर्क है चीजों में भाई, फतह करना, जाकर अपनी फौजें भेजना, तेल अवीव में झंडे गाड़ देना, ये आपको कोई नहीं कह रहा, जो कि आपका फर्ज बनता है इस सूरत हाल में, वो छोड़ दें। जंग बंदी तक आप मजबूर नहीं कर सके, वसाइल आपके, समंदर आपके, तेल आपका, ज़खायर आपके, एयर स्पेस आपके बगैर दुनिया 1 घंटा नहीं चल सकती, और इसराइल का तो मतलब 1 मिनट नहीं निकाल सकता आपके बगैर। तो आप जंग बंदी तक नहीं करवा सके, तो यहाँ की जो तबाही है, यहाँ के जो असरात है, यहाँ का जो फॉल आउट है, वो बिला तफरीक सारी दुनिया पर आने वाला है। और ये जहन में रखें, ये यमन, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और बाकी मालिक से ज़्यादा दूर नहीं है। ये चेक करें कराची से यमन का कितना फासला है, इधर मुंबई से यमन का कितना फासला है, तो ये बिल्कुल सामने ही है। तो यहाँ से अब इंडिया तो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, पाकिस्तान के इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। जो ईरान और पाकिस्तान का मसला चला है दरमियान में, वो आगाज़ तो इसी जंग से ही हो रहा था। फिर इंडिया के कोस्टल लाइन के साथ जो जहाज़ तबाह हुए,
इंडिया भी मालदीव के साथ हुए हैं, अब बांग्लादेश का ये मामला बन गया है। तो ये जंग फैल रही है और ये बहुत ज्यादा खतरा इन जनूबी एशिया के इन ममालिक को है, यहां तक जो है वो जंग फैलने वाली है। अच्छा, अब जरा दो पहले हेडलाइन देखिए। अल जजीरा लिख रहा है पायरेट्स सीज कंट्रोल ऑफ कार्गो शिप नियर सोमालिया। फिर राइटर कह रहा है 20 आर्म्ड पीपल हैव बोर्डेड a cargo ship of the coast of the Somalia and have taken control of it। वहां पर ये जो इस जहाज का क्रू था 20 से 25 लोग थे, वहां पर 20 मुसल्लह लोग आए और उन्होंने इस जहाज को कंट्रोल कर लिया एंड उसको जो है वो अपने साथ ले गए। और इसमें जो सबसे एक अनयूजुअल चीज है, जो इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, कि इस ये जो लोकेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनयूजुअल। वो इस तरह से है कि ये सोमालिया से 600 नॉटिकल माइल्स के फासले पर यह वाकया हुआ है। सोमालिया से 600 नॉटिकल माइल्स पर। अब 600 नॉटिकल माइल्स ऑलमोस्ट कोई 1100 किलोमीटर बनता है। 1100 किलोमीटर, ये बहुत मतलब बहुत इतना दूर कभी कोई वाकया नहीं हुआ। तो यहां पर इतना दूर मतलब वाकया होना ये बहुत ही गैर मामूली है। तो हुआ क्या है, यहां पर आकर ये जो है ना पायरेट्स, ये जहाज को लेकर कहां गए, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि सोमालिया की कोस्टल लाइन से ये 1100 किलोमीटर दूर ये जहाज पकड़ा जा रहा है और इसको लेकर वो सोमालिया जा रहे हैं, यानी यमन के सामने सोमालिया है। तो ये सोमालिया से 1100 किलोमीटर दूर आकर उन्होंने जहाज पकड़ा एंड देन इसको सोमालिया लेकर गए। कौन सा सोमालिया? जहां पर इस वक्त तुर्की आकर बैठ गया, जहां पर उसने स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर लिया और उसकी नेवी आकर और बाकी फोर्सेस यहां पर आकर बैठ गए हैं सोमालिया में। तो बात यह है कि इस वक्त दुनिया एक फ्लैश पॉइंट पर है और तीसरी आलमी जंग के हवाले से जगह जगह फ्लैश पॉइंट खुले हुए हैं और सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट इस वक्त गजा की जंग बनी हुई है कि यहाँ से तीसरी आलमी जंग बन सकती है, वहाँ उसके बाद फिर यूक्रेन की जंग है और जगह जगह ये जो है ना बारूद नस्ब है, ये कभी भी लावा फटेगा और हम तीसरी, यानी दुनिया में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दुनिया में जगह जगह पर ऐसी जंगें हो रही हैं कि बस एक थोड़ी सी और हवा बननी है तो सारी जंगें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और हम एक आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी ये दुनिया। और सारी दुनिया का जो एनालिस्ट है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन ये जो वाकया हुआ है ये वेस्ट के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसराइल के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इससे किस तरह से निपटेंगे। देखें इस वक्त जहां से ये पकड़ा गया है, देखें यही तो रूट है जहां से वेस्ट और इसराइल के जहाज गुजर रहे हैं, यानी जो एशिया के जहाज हैं, जो इंडिया के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो बांग्लादेश के हैं, जो चाइना और रशिया के हैं, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के हैं, ये सारे मुल्कों के जहाज जो हैं वो तो रेड सी से गुजर रहे हैं। और जो ये जो रूट है जो घूम के जाने वाला, ये तो वेस्ट का है, यूरोप का है, अमेरिका का है, इसराइल का है, ये वाला रूट तो उनका है। तो अब यहां इस मतलब यमन तो हमले कर रहा था ना रेड सी में, तो अब ये वाला जो रूट है यहां पर बहरी कज़ाकों ने आकर हमला करना शुरू कर दिया है। तो वेस्ट मुझे बताइए, उधर से यमन हमला करेगा वेस्ट पर, यूरोप के ऊपर, यूरोप के उन ममालिक के ऊपर जो आकर इधर जंग में शामिल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जैसे स्पेन है, नॉर्वे है और दीगर कंट्रीज हैं जिन्होंने जो इस जंग में शामिल नहीं हुए। तो जो मुल्क यहां पर आकर बैठे हुए तो उन पर एक तो यमन हमला करेगा, उधर से इधर घूमकर ये जाने लगे तो ये तो बहरी कज़ाक आ जाएंगे, तो कहां कहां पर संभालेंगे। देखिए उनकी जो सारी डिप्लॉयमेंट है वो पर्शियन गल्फ से होता हुआ वो गल्फ ऑफ ओमान और वहां से सारा रेड सी, उनके सारे जंगी बेड़े तो वहां पर हैं। और क्या मतलब ये सारी बरआज़म अफ्रीका के साथ जो सारी कोस्टल लाइन है इसको महफूज बनाया जा सकता है? और भाई आप तो सारा मिडल ईस्ट में एंगेज हो गए, तो आप ये इतनी लंबी कोस्टल लाइन को कैसे महफूज बनाएंगे? तो अब ये इससे किस तरह से निपटेंगे? ये उधर सर पकड़ कर बैठ गया यूरोप के, अब हम क्या करें? उधर यमन संभाला नहीं जा रहा, अब ये नई इधर से हमले, नया महाज खुल गया। और फिर देखें कि उधर गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी और उधर जो है वो जंगी मशकें शुरू हो गई हैं, चाइना और रशिया के वॉरशिप्स वहां पर आ गए हैं। अब खतरा ये है कि भाई इन जंगी मशकों का देखिए ये तो क्लियर मैसेज है ना कि जंगी मशकें किस लिए की जा रही हैं इस मौके के ऊपर, जब ईरान उनका सबसे बड़ा दहशतगर्द उनके लिए यमन है, तो उस मौके पर वो इधर आकर जंगी मशकें कर रहे हैं, ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं, यमन को वो कह रहे हैं कि हम रोकेंगे नहीं, यमन को वो हथियार दे रहे हैं। तो अब ये है कि भाई ये इनके जंगी बेड़े वापस भी जाएंगे या वो यहीं पर डिप्लॉय कर देंगे। और क्लियर मैसेज चाइना रशिया की जानब से आ गया है कि जंग यहाँ पर बढ़ेगी तो वो साथ खड़े हैं। तो अब ये इतने महाज इनके खिलाफ खुलते जा रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। अब जरा अगली बात सुन लीजिए। एक तो नाज़रीन जो हिस्ट्री है 2008 से 18 तक, ये बहुत ही, अगर आप कभी इसको देखें
تو بڑی تباہی ہوئی ہے 2008 سے 18 کے درمیان بحری قزاقوں کے حوالے سے. اس دوران بڑے آئے بحری قزاق، آتے جہاز لوٹ کر لے گئے، جہاز کا عملہ سال لے گئے، جہاز پورا لے گئے، پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا جہاز، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں صومالیہ سے پکڑا، پھر آگے سے آگے وہ کہاں پورے افریقہ میں لے گیا کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اب اگلی سب سے بڑی بات یہ سنیے کہ اس وقت یہ انکشاف ہوا ہے اس حملے کے بعد کہ 20 جہاز پکڑے گئے ہیں، ہائی جیک ہو چکے ہیں، اور کچھ میں مطلب 20 جہاز ہائی جیک اور اٹیمپٹس ہوئی ہیں. یہ بہت بڑی خبر سامنے آئی جو کہ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. یورپی یونین اینٹی پائریسی آپریشن شو دیر ہیو بین مور دین 20 hijackings or attempted hijackings of ships in the Gulf of Aden and Somalia since November. اب یہ بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ بھائی 20 پکڑے گئے ہیں، 20 جہاز پکڑے گئے ہیں اور مطلب 20 hijacking and attempts. یعنی یہ تو ہمیں ابھی خبر آئی نا کہ بھئی ایک جہاز پکڑا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 20 پکڑے جا چکے ہیں اور اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹ نہیں کیا گیا. وہ اس جب یہ والا واقعہ ہوا ہے تو اس سے لنک وہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بھائی یہ تو اتنا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تو 20 ہو چکے ہیں اور کئی جہاز پکڑے گئے ہیں اور وہ ابھی تک واپس بھی نہیں آئے. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پہلا واقعہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی اتنے ہو چکے ہیں اور وہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس کو چھپایا نہیں جا رہا تھا. تو اب مجھے بتائیے اب یہ صورتحال کتنی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. 20 جہاز، تو آگے آگے پھر دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا، اس کو مغرب کس طرح سے سنبھالے گا. مطلب یہ اتنی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آگے، میں نے آپ کو بتایا 2008 سے 18 تک یہ بہت بڑا ایک مسئلہ رہا، پھر اس کے لیے ایک الگ سے نیویگیشن فورس بنی اور پھر معاملے کو کنٹرول کیا گیا. لیکن اب یہ مڈل ایسٹ کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے دوبارہ سامنے آ رہا ہے. اچھا اب یہاں پر ذرا میں تھوڑا سا جو افریقن گریڈ گیم ہے جو ڈائریکٹ غزہ جنگ کے ساتھ اب لنک کر رہی ہے، یمن جنگ کے ساتھ لنک کر رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت ناظرین جو براعظم افریقہ ہے اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو ڈائریکٹ لنک کر رہا ہے. ایک تو ابھی جو بیک گراؤنڈ کا میں آپ کو پتا ہے ایک دو ویڈیوز پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں، صرف تھوڑا سا اس کا لنک یہ لیجئے کہ ریفرنس کے طور پر کہ ایران کے ابھی صدر جیسا کہ الجیریا جا رہے ہیں. اب الجیریا میں کیا مقصد ہے؟ الجیریا میں مقصد ہے کہ اسرائیل کو وہاں سے روکنا ہے، یعنی یہ جو گھوم کے جا رہے ہیں یہ جبرالٹر سے ہو کر گزریں گے تو آگے الجیریا ہے. تو الجیریا میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں بنائی گئی ہیں جو یہاں پر روکیں گی. پھر الجیریا کی دوسری طرف موروکو کے نیچے سہارا ہے، سہارا میں بھی ایرانی حمایت یافتہ تنظیمیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر آ جائیں یہ برکانو فاسو ہے، مالی ہے، نائجر ہے. اب یہ وہ سارے 3 بڑے کنٹریز ہیں جنہوں نے ابھی اتحاد کیا، اور ابھی یہاں پر رشین ٹروپس آئے. اور پھر ساتھ آ جائیں ادھر جناب ایتھوپیا میں چائنا آ کر بیٹھ گیا، ایتھوپیا کے علاوہ باقی 7 جو کنٹریز ہیں وہاں پر چائنا کی اپنی پریزنس ہو گئی ہے. تو اگر ہم اوورال اور پھر نیچے ساؤتھ افریقہ، سب سے بڑی پاور افریقہ کی ساؤتھ افریقہ، وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ ساؤتھ افریقہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ تو اگر آپ پورے براعظم افریقہ کو دیکھیں تو یہ افریقہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے ویسٹ کے. اب یہ جو سارے کنٹریز میں نے آپ کو بتایا یہاں پر سب پر ویسٹرن ٹروپس بھی تھے اور ان کا انفلوئنس بھی تھا، لیکن اب یہ جو سارا ہے یہ ان کے ہاتھوں سے. صومالیہ آپ دیکھ لیں، صومالیہ میں کس کا انفلوئنس تھا؟ ابھی انہوں نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے. تو یہ رشیا، چائنا اور ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ افریقہ میں بڑھ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا ناظرین کہ افریقہ میں ہونے والی جنگوں میں ایک تو وسائل لوٹے جا رہے تھے، پھر دوسرا کیا ہو رہا تھا کہ جب یہ غزہ والی جنگ چلی ہے تو یہاں کی جو مین پاور ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا تھا غزہ میں، یعنی ایز اے مرسنری، کرائے کے قاتل افریقہ سے نکال کر غزہ میں بھیجے گئے ہزاروں کی تعداد میں. اب جب سے وہاں پر رشیا، چائنا، ایران آ گیا ہے، ان کا وہ والا منصوبہ بھی رک گیا ہے. ابھی تو وہ اس کو استعمال کرنا جا رہے تھے یمن جنگ میں، تو رشیا، چائنا، ایران کے وہاں پر انفلوئنس بڑھنے سے ان کا وہ والا جو منصوبہ ہے وہ رک گیا ہے. پھر ابھی یہ خبر ذرا دیکھیے، اس سے آپ کو مزید کلیئرٹی آئے گی کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. کیونکہ غزہ کی جنگ کو روایتی جنگ تو نہیں ہے کہ جس کو آپ صرف غزہ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. یہ تو مطلب ماسکو سے لے کر، واشنگٹن سے لے کر، لنڈن سے لے کر، مطلب پورے جو ہے دنیا میں یہ لنک کر رہی ہے. دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ غزہ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. دنیا کی جو نئی جیو پالیٹکس ہے وہ غزہ جنگ طے کر رہی ہے. تو خبر ذرا دیکھیے گا. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریکویسٹنگ فنڈز ٹو کاؤنٹر رشیا اینڈ چائنا ان افریقہ. یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فنڈ دیں، ہم نے رشیا اور چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. کہاں پر؟ افریقہ کے اندر. تو اس حد تک معاملات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں. اب ذرا اگلی بات سنیے گا. The money is intended to use to revive democracy and protect human rights on the continent. کہ یہ جو رقم ہوگی اس کو استعمال کیا جائے گا کس مقصد کے لیے؟
डेमोक्रेसी को रिवाइव करने के लिए, जमहूरियत को रिवाइव करने के लिए, एंड फॉर ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्टिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। तो वेरी गुड, यहां पर भी अब अमेरिका दोबारा से जमहूरियत खेलना चाह रहा है, जैसे शाम और इराक में और लीबिया में। अभी तो मैंने लीबिया का जिक्र नहीं किया, इस मतलब उधर लीबिया में कितनी ज्यादा कशीदगी इस वक्त हो रही है। तो जैसे इन्होंने शाम, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में जमहूरियत खेली है, अब वो कह रहे हैं कि हम अफ्रीका में दोबारा से जमहूरियत खेलना चाह रहे हैं। तो आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है नाज़रीन कि सबका इस वक्त इत्तेफाक है, मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट और एक्सपर्ट अगर आप उठाकर देख लें तो वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट अमेरिका के हाथों से निकल चुका है और निकल रहा है, और इसी तरह जो अफ्रीका है वो भी इनके हाथों से खिसक रहा है और बहुत हद तक खिसक चुका है। तो अब होगा नाज़रीन क्या कि अफ्रीका का जो इन्फ्लुएंस है, अफ्रीका को जो कंट्रोल करेगा वो जीतेगा, उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया जाएगा मिडिल ईस्ट की जंग के लिए। तो मिडिल ईस्ट की जंग को जीतने के बाद अपना सिक्का जो है वो दुनिया में मजबूत किया जाएगा। अफ्रीका में जो आपका इन्फ्लुएंस है वो आपको मदद देगा मिडिल ईस्ट की जंग जीतने के लिए, यानी यमन की, गजा की। असल जंग तो फलस्तीन और इसराइल की जंग है ना, उससे लिंक ये सारी जंगें, तो वो जीतने में आपको मदद देगा। तो जब वो वाली आप जंग जीतेंगे तो दुनिया में आपका सिक्का जो है वो मजबूत होगा। उसमें कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो इधर अमेरिका और इसराइल जीते या फिर रशिया और चाइना जीते, ईरान जीते, तो जो भी जीतेगा वो उसका दुनिया में सिक्का मजबूत होगा। तो इस तरह अब ये अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है वो बराह रास्त लिंक कर रहा है फ़लस्तीन जंग के साथ। सो इसलिए ये सूरत हाल भी आपको बताना ज़रूरी था, वरना हमारा फोकस होता है कि हम गज़ा पर ही रहें, लेकिन अब जो रीजनली और ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं अगर वो हम आप तक ना पहुंचाएं तो वो ज़्यादती है, क्योंकि रिवायती मीडिया तो नहीं दिखा रहा। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि भाई ये जंग किस किस महाज पर और किस किस लेवल पर लड़ी जा रही है। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर एक और खबर ये सामने आई है कि अमेरिका ने ईरान पर कुछ मजीद पाबंदियाँ लगाई हैं। US इम्पोज सैंक्शंस ऑन 4 इंडिविजुअल्स कनेक्टेड टू ईरान। मजीद जनाब वो पाबंदियाँ लगाई जा रहे हैं, और मतलब देखें ना कि जो इंडिविजुअल्स होंगे, कोई बिलियनर्स होंगे जो सपोर्ट कर रहे होंगे या कंपनीज उनकी ट्रेड कर रही होंगी, तो वो हर लिहाज से पूरा जोर लगाकर ईरान को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईरान ही है जो मिडिल ईस्ट में इस जंग को लीड कर रहा है। इस पर इमाम खुमैनी का स्टेटमेंट क्या सामने आया अभी, द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ अ रिलीजियस ड्यूटी, एवरीवन मस्ट हेल्प गाजा इन एनी वे दे कैन, कि हर मुस्लिम की ये ड्यूटी है, और बल्कि उसने कहा एवरीवन, ये दुनिया में हर किसी की ड्यूटी है, और मुसलमानों का तो ये रिलीजियस ड्यूटी है, और हर एक का ये फर्ज है कि वो जिस भी हालत में, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, वो गजा को सपोर्ट करे। मतलब जो हुक्मरान है, जो हुकूमतें हैं, उनकी जो वो कर सकते हैं, जो वो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए, और एवरी इंडिविजुअल वो जितनी सपोर्ट कर सकता है उसको भी वो करना चाहिए। ये इमाम खुमैनी कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर ईरान के, कि दिस इज अ रिलीजियस ड्यूटी। जी आगे चलिए, अब गजा के हवाले से जो 2-3 बड़ी खबरें आई हैं, एक सबसे बड़ा नाज़रीन अटैक किया है, वही आपके सामने रख देते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है। तो एक स्पेशल फोर्स को नाज़रीन निशाना बनाया गया है और इसको घात लगाकर मारा गया है, और टनल में इसको फंसाया गया था। बहुत ही कमाल का ये हमला बताया जा रहा है कि जिस तरह से उनको फंसाया गया और फिर मारा गया, टनल में लालच देकर उनको बुलाया गया और फिर वहां पर उनको उड़ा दिया गया। ये मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं। वी ब्लू अप अ हाउस ईस्ट ऑफ अल करारा इन स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स लीविंग इट्स मेंबर्स डेड एंड वाउंडेड। Explosion of a tunnel that was previously booby trapped in a group of enemy soldiers नॉर्थ ईस्ट ऑफ अल करारा। तो इस तरह नाज़रीन बता रहे हैं कि एक स्पेशल फोर्स को एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए, एक मेगा ऑपरेशन के जरिए वहां पर उनको हलाक किया गया है। तो ये गजा से एक बड़ी खबर है। बाकी हमले उसी तरह जारी हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, तो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तमाम एक्सेस पर जंग उसी तरह से लड़ी जा रही है। हज़ारों मज़ाहमती तहरीक के जो फाइटर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और जंग लड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक में उसी तरह से एक सिचुएशन जो है वो एस्केलेट कर रही है। तो अब आखिर में मैं हिजबुल्लाह के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये इसराइली मीडिया ये इंकशाफ कर रहा है कि जनाब जो सूरत हाल इस वक्त नॉर्थ में बनी हुई है, हमारी इकोनॉमिक्स कोलैप्स होने जा रही हैं। ये बहुत बड़ा जो इंकशाफ उनकी जानिब से किया गया है। यानी इससे पहले वो क्या कहते हैं कि जनाब इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ये जनाब इतने बिलियन डॉलर्स का लॉस हो गया, दैट इज समथिंग एल्स, कि एक नुकसान हो रहा है। लेकिन अब वो यहां पर कह रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने जा रहा है। तो मुझे बताइए
کابینہ میں آپ کی پھوٹ ہے، بغاوت آپ کی حکومت میں ہے، عوام الگ کھڑے ہیں، وہ کس طرح سے وہاں پر ہنگامے اور صورتحال ہو رہی ہے، یورپ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، امیج آپ کا ہے نہیں، اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، امریکہ کی پوزیشن اس حد تک لڑ کھڑا رہی ہے کہ بائیڈن الگ کھڑا ہو گیا ہے، سی آئی اے، پینٹاگن، کانگریس اور میڈیا عوام امریکہ کے وہ الگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ کس حد تک سپورٹ کر پائیں گے؟ یہ مطلب وہاں پر سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایسی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کس وقت امریکہ مجبور ہو جائے اپنی پوزیشن پیچھے کرنے پر، اپنی حمایت پیچھے کرنے پر. حالانکہ وہ بائیڈن تو نہیں چاہتا، لیکن ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا تماشا امریکہ میں بن گیا ہے کہ کانگریس کچھ کہہ رہی ہے، سی آئی اے کچھ کہہ رہی ہے، پینٹاگن کچھ کہہ رہی ہے، تو وہاں پر امریکی پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت تک بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہتھیار بھی دوں گا، فلانا بھی کروں گا، فلانا بھی کروں گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دیز آر انریلسٹک پلانز، یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں اسرائیل کی جو اکانومی ہے وہ کہہ رہے کہ کولیپس ہونے جا رہی ہے. تو مجھے بتائیے یہ لڑ سکتے؟ آرمی، اسرائیل کی آرمی کہہ رہی ہے کہ یہ تو غلط پالیسی ہے، یہ تو ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، تو وہ آرمی لڑ سکتی ہے؟ وہ عوام جس کو کہا جا رہا ہے کہ فوج میں بھرتی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پر دباؤ ڈالا گیا مزید فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تو ہم بیرون ملک دوڑ جائیں گے. تو یہ ریاست، شیطانی ریاست، کیا یہ لڑ سکتی ہے؟ تو یہ اس کا انجام بہت قریب ہے. یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، وہاں پر معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، لیکن یہ مقدس مہینہ ہے اور اسی مہینے میں ان کا حساب ہوگا. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.